गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से आपका जेआरए और टीआरए का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता है। तो अब आपका अगला कदम यानी अगला स्टेप आपका जॉइनिंग का है। आप सभी को जॉइनिंग का इंतजार है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ टीआरए के बारे में बात करेंगे, जीआरए के रिगार्डिंग पोस्टिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से केवल टीआरए के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से टीआरए की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि आपका जो रिकमेंडेशन है वह कब तक जाएगा, जो आप 19 पदों का जो रिजल्ट अभी शेष है वह कब तक जारी होगा, क्या जो रेवेन्यू बोर्ड है क्या आपका वेरिफिकेशन पुनः करवाएगा या नहीं करवाएगा, नियुक्ति आपकी किस प्रकार से होगी, उसकी वरीयता किस प्रकार से रहेगी, जो आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से तैयार करना है और उसके संबंध में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट चर्चा करते हैं साथियों कि आपका जो ये वैकेंसीज था 2013 वाला, सॉरी 2023 वाला, तो इसमें टीआरए के कुल 198 पद थे, जिसमें से चयन बोर्ड द्वारा 179 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अभी आपके 19 पदों का रिजल्ट अभी बाकी है। अब वो जो भी प्रक्रिया है चयन बोर्ड की, वो जल्द ही जो भी उनमें जो भी प्रॉब्लम थी उनको सोल्व आउट करके जल्दी उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो लगभग आपके 198 पद है। अब इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि पहले तो रिजल्ट का था कि रिजल्ट कब तक आए। अब रिजल्ट का इंतजार खत्म होते अब आपको जॉइनिंग की चिंता है कि आपकी जॉइनिंग कब तक होगी। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, सभी को इंतजार रहता है कि कब तक जॉइनिंग मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो से बात करेंगे कि आपका रिकमेंडेशन कब तक जाएगा। देखिए, आपको पता है कि 179 पदों पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 19 पदों का रिजल्ट अगले वीक तक कंप्लीट जो भी रिजल्ट आपका शेष हो जारी करने की पूरी संभावना है। अब एक कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपकी रिकमेंडेशन है वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को भेजेगा। यानी नेक्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि आपका जो रिकमेंडेशन है वो जल्दी भेज दिया जाएगा। हो सकता है इनको टुकड़ों में भेजे, 179 पदों के पहले भेज दें, जो बाकी का रिजल्ट आएगा उसको 19 लोगों की बाद में भेज देंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर रिकमेंडेशन भेजने के बाद में रेवेन्यू बोर्ड के पास में आपकी लिस्ट चली जाएगी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है। फिर उसके पश्चात में जो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर है वो क्या आपका पुनः वेरिफिकेशन करेगा। मेन इशू यह है, यानी मेन जो भी बात टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन पुनः होगा। तो साथियों, इस संबंध में डीटीए द्वारा आपका जो वेरिफिकेशन का कार्य था वो तो कंप्लीट कर लिया गया था। अब वो डीटीए ने ये क्योंकि वैकेंसी ज्वाइंट है, टीआरए की जेआरए की है, तो इस संबंध में ज़्यादा वैकेंसी जेआरए की थी, तो इस संबंध में डीटीए द्वारा ही संपूर्ण जो भी अभ्यर्थी थे उनका वेरिफिकेशन कर लिया गया था। अब बात आती है कि जो रिकमेंडेशन जाएगी तो क्या उस संबंध में रेवेन्यू बोर्ड है क्या उनका वेरिफिकेशन करेगा। देखिए साथियों, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीटीए द्वारा ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो चुके हैं। अब हो सकता है उसमें अगर रेवेन्यू बोर्ड वेरिफिकेशन भी करना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जेआरएम तो के पदों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें तो थोड़ा टाइमिंग लग सकता है। हालाँकि उसमें हम नहीं करेंगे। और जो टीआरए है, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या कम है, 198 है, तो इसमें अगर वेरिफिकेशन भी करते हैं तो आपका मैक्सिमम 1 दिन लगेगा या 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वेरिफिकेशन भी पुनः आपका करते हैं, तो मैक्सिमम 1 से लेके 2 दिन आपके लग सकते हैं, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हालाँकि मेरे हिसाब से तो वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए। अब इसमें वेरिफिकेशन हो जाएगा जो भी स्थिति है, अगर वो बोर्ड चाहेगा तो वेरिफिकेशन करवा लेगा, नहीं चाहेगा तो जो डीटीए के बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं, उसके बेसिस पे आपका एक जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब जैसे साथियों, अब रिकमेंडेशन चली जाएगी, अब रेवेन्यू बोर्ड अपनी वेबसाइट पे जो भी वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, उस पे डाल देगा कि इन-इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु इनको वहाँ उपस्थित होना है, यानी रेवेन्यू बोर्ड बुलाएँगे या डायरेक्ट आपको नियुक्ति देंगे। तो आपको जो नियुक्ति दी जाएगी, वो तो दी जाएगी, यानी या तो जिला लेवल पे दी जाएगी या तहसील स्तर पे मिलेगी, और जो कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें आपकी नियुक्ति मिलेगी, ठीक है? क्योंकि ये रेवेन्यू बोर्ड के अंडर या उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस संबंध में आपकी नियुक्ति रेवेन्यू बोर्ड कलेक्टर को सुपुर्द कर देगा। जैसे मान के चलो आपकी 198 पोस्टें हैं, तो संबंधित जितने भी जिले हैं, जैसे जयपुर है, एक्स वाई जेड कौन-सा भी जिला हो, वहाँ पे जितने वैकेंट पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग संबंधित कलेक्टरों को अभ्यर्थियों की सूची प्रोवाइड करवा देगा रेवेन्यू बोर्ड। यानी जो कलेक्टर है, उनको जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। अब जो कलेक्टर है, उसके उनका अपनी इच्छा अनुसार उनके अकॉर्डिंग जहाँ भी उसके क्षेत्र में, यानी उसके जो जिला है, उसके क्षेत्र में जितनी भी तहसीलें आती है और जो कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंट आते हैं, उनमें वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब इसमें पोस्टिंग किस प्रकार से होगी? सर्वप्रथम रेवेन्यू बोर्ड में पिछले बार की अपेक्षा देखें, जो 2017 वाली वैकेंसी थी, अब उसमें किस प्रकार से वरीयता दी गई थी, क्या गृह जिला मिल सकता है या नहीं मिलेगा? देखिए साथियों, इसमें क्या है कि आपका कैडर बिल्कुल छोटा है और इसमें पोस्टें भी काफ़ी कम होती है।
तो इसमें जो जिसका होम डिस्ट्रिक्ट है शायद वो रेयर केसेज़ में मिलने के चांसेज़ होते हैं, क्योंकि सीटें ऑलरेडी बुक है और जो भी सीट वैकेंट है तो वो दूर की है। तो इस संबंध में जो फर्स्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी आपकी पोस्टिंग की, तो उसमें होम डिस्ट्रिक्ट में पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जो दिव्यांगजन है, उसके पश्चात में महिलाओं को दी जाएगी और जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई पारिवारिक समस्या कुछ ज़्यादा है, वो लिखित में देता है और उसके पश्चात में जो शेष पद रहते हैं, वो जनरल मेल के माध्यम से भरे जाएँगे। तो जिनकी मेरिट अच्छी है, उन्हीं लोगों को ही होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के इसमें चांसेज़ है। हालाँकि नौकरी कहीं भी करनी है, वो कोई इतना बड़ा क्रिटिकल इश्यू नहीं है। बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है? अब नियुक्ति के समय साथियों जब आपको ऑर्डर जारी होगा, ये ऑर्डर बता रहा हूँ मैं जो यानी जब हमारी 2017 वाली वैकेंसी थी, उसमें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग तो 3 जुलाई 2017 को हुई थी और जो टीआरए थे, उनकी पोस्टिंग हमारे से लगभग 15 दिन पहले हो चुकी थी। तो अब की बारी भी संभावना यह है कि जेआरए से पहले टीआरए की पोस्टिंग होगी, अगर सब कुछ सही रहा था। क्योंकि यहाँ पे इनका लंबा प्रोसीजर नहीं चलेगा क्योंकि पदों की संख्या कम है, तो इनको ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि जेआरए में ज़्यादा है, तो उनको समय लगेगा, स्वाभाविक है। तो जब ये ऑर्डर जारी किया गया था, रेवेन्यू बोर्ड राजस्व मंडल अजमेर द्वारा 17 जून 2017 को इनकी पोस्टिंग मिली थी उस समय। जब आपका अब ये पोस्टिंग ऑर्डर आएगा, तो उसमें क्रमांक संख्या लिखी आएगी, मेरिट क्रमांक जो भी आपका है, वो भी हालाँकि रिजल्ट में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका रिकमेंडेशन जाएगा, उसमें रिकमेंडेशन के साथ में आपका मेरिट नंबर भी जाएगा, रोल नंबर भी जाएगा, आपका जो भी वर्ग है, अभ्यर्थी का नाम आएगा, जन्मतिथि है, गृह जिला कौन-सा आपका और आपका पदस्थापन किस जिले में किया गया है और वहाँ पे अभ्यर्थी का फ़ोटो आपका आ जाएगा। अब ज आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट मान के चलो किसी कैंडिडेट का हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ लिखा आ जाएगा और आपका पदस्थापन किस कार्यालय में कर रहे हैं, सॉरी किस कलेक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, जो संबंधित कलेक्टर को रेवेन्यू बोर्ड भेज देगा कैंडिडेट को, फिर कलेक्टर अपनी इच्छा अनुसार उसके अंडर में जितनी तहसीलें आती हैं, कोलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंट है या हो सकता है कलेक्टर में उनको रख लें, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उनको पोस्टिंग दे देंगे, ठीक है। अब मोस्टली ज़्यादातर जिनकी रैंक अच्छी है, तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है और जिनकी रैंक पीछे हो सकता है उनको दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए, लेकिन संभावना उनकी ज़्यादा है जिनकी रैंक अच्छी है और जो दिव्यांगजन है, महिला कैंडिडेट है, उनको चांसेस ज़्यादा है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा और बाकी अदर को थोड़ा चांसेस कम है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साथियों, इसमें बात कर चुके हैं नियुक्ति की। अब नियुक्ति के समय आपको क्या करना है, आपकी पोस्टिंग होगी तो पोस्टिंग होने के पश्चात में अब जो आपका डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू बोर्ड, अब आपको पोस्टिंग देगा तो पोस्टिंग में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आएगा जो भी शर्तें हैं, कंडीशन है, तो इसमें जेआरए में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसमें टीआरए में एक प्रावधान है कि आपको ₹10 का स्टाम्प पेपर पे बॉन्ड लिखाया जाएगा, यानी बॉन्ड आपको भरना होगा। अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं, तो जो भी राशि है बॉन्ड में, हालाँकि वो 2017 वाली बात है, ₹10 लेते थे, अब देखते हैं अब कितने लेते हैं, ₹10 का स्टाम्प लगता है, 50 का लगता है, 100 का लगता है। तो स्टाम्प पेपर पे आपको लिखित में शपथ पत्र देना होगा कि मैं अगर 2 साल से पहले नौकरी छोड़ता हूँ, तो मुझे जो भी मेरे ऊपर सैलरी पे और ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया गया है, वो मैं लौटाऊँगा। तो इस संबंध में साथियों आप अगर 2 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको बॉन्ड जमा करवाना होगा और ऐसी लिमिट, ऐसी बाध्यता जेआरए यानी जूनियर अकाउंटेंट में नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट में भले आप 1 दिन नौकरी करके नौकरी छोड़ सकते हैं, जबकि टीआरए में अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको अगर 2 साल से पहले आप छोड़ते हैं, तो आपको जो भी आपकी सैलरी पे खर्चा हुआ है, ट्रेनिंग पे हुआ है, वो आपको लौटाने होंगे। ये बॉन्ड की बाध्यता है। ठीक है? अब उस संबंध में आप जब आपकी जॉइनिंग होगी होगी तो आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी बना के लेके जाना है। तो मेडिकल सर्टिफ़िकेट आप सभी को पता है कि आप ये जो भी सर्टिफ़िकेट है उसको आप जो कोई भी डॉक्टर है, उनसे आप अपना चेकअप करवाएँगे, जो भी है। चेकअप करवाने के पश्चात में डॉक्टर अपने साइन करेगा और उस साइन को काउंटर साइन आपको पीएमओ या सीएमएचओ से करवाने हैं। तभी आपको जो आपका जो सर्टिफ़िकेट है तभी वैलिड होगा। तो नियुक्ति के समय आपको जमा करवाना है जिस ऑफ़िस में आपकी नियुक्ति हो रही है और उस नियुक्ति के जो आपकी नियुक्ति होगी, तो वो जो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो मेडिकल सर्टिफ़िकेट ट्रेज़री में जाएगा, बिल पास होने के लिए। ठीक है, इसमें बॉन्ड की बात कर चुके हैं और जो आपका मेडिकल सर्टिफ़िकेट की बात कर चुके हैं और जो महिला कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफ़िकेट बनेगा वो महिला चिकित्सक से बनेगा। आप सभी को पता है, ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है? फिर साथियों जैसे आपकी नियुक्ति हो जाएगी, तो नियुक्ति होगी तो कई क्या सभी लोग ऐसे हैं, यानी इसमें से कई कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कुछ संख्या में कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको ऑफ़िशियल पता होगा जो ऑफ़िस का जो भी कार्य होता है, किस प्रकार से होता है। हालाँकि कई लोगों को 90% से अबव ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी फर्स्ट जॉब है, तो वो ऑफ़िस की जो भी ऑफ़िस का प्रोसीजर है, फाइलिंग है, ई-फाइलिंग है, एक्सेट्रा जो भी अकाउंट्स का काम है, वो बिल्कुल भी नहीं जानते, नील बटा नील है। तो उनको कार्य सिखाने के लिए सर्वप्रथम जो जो भी आपका ऑर्डर आएगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि
जो अभ्यर्थी जैसे मान के चलो कोई साथी है किसी की पोस्टिंग सीकर मिल गई या उदयपुर में मिल गई, तो अब उदयपुर में किसी को पोस्टिंग मिलेगी तो हो सकता है किसी को कलेक्टर मिल सकती है, किसी को तहसील लेवल पे मिलेगी, किसी को कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट मिलेगा जो रेवेन्यू बोर्ड का पार्ट होता है। तो उस संबंध में आप तो उस कार्य के प्रति अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो आपको जो संबंधित जिले में पोस्टिंग है होगी आपकी, जो संबंधित जिला स्तर है यानी हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जो भी रेवेन्यू अकाउंटेंट है, एआरओ फर्स्ट और एआरओ सेकंड यानी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर फर्स्ट और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड द्वितीय के अंडर आपको 7 दिन का कार्य वे लोग आपको सिखाएँगे, यानी उनके अंडर में आपको प्रशिक्षण देंगे। वो नॉर्मल आपको किस प्रकार से फाइलिंग चलानी है, ऑफिस का जो कार्य किस प्रकार से किया जाता है, अकाउंट्स किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, जो भी कार्य है वो ऑफिस से रिगार्डिंग वो आपको सिखाएँगे। उनके अंडर आपको कार्य सिखाया जाएगा 7 दिन और फिर आपको आपका चार्ज सौंप दिया जाएगा, है नहीं? आपको फिर 7 दिन के बाद में कार्य सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिर आप उस कार्य को जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करते रहें और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो अपने सीनियर जो भी अधिकारी हैं उनसे आप पूछें, आपके कलीग्स को पूछें। हालाँकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, जो भी क का कैंडिडेट काम करेगा, कर्मचारी काम करेगा तो वो प्रैक्टिस करेगा तभी उसको नॉलेज आती है, अन्यथा जो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं वो तो 2-3 दिन याद रहती है, भूल जाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको जो भी आपका ऑफिस का कार्य है वो कंप्लीट रूप से समझ में नहीं आएगा। तो ये बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप जॉइनिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट भी रहेगा सीखने का, तो ऑटोमेटिक आप इस चीज़ को कैच कर लेंगे और सीख जाएँगे। ठीक है। अब ये आपका पोस्टिंग हो गया, इसमें आपने स्टाम्प दे दिया, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया और 7 दिन आप जो भी आपके जिले में पदस्थापित आपके सीनियर अधिकारी हैं, एआरओ फर्स्ट है और एआरओ सेकंड है, उसके अंडर में आपको 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो आपको काम सिखा देंगे। फिर आपको कार्य अलॉटमेंट कर दिया जाएगा सीट का, ठीक है? फिर आप कंटिन्यू रूप से कार्य करते रहेंगे। फिर इसमें साथियों लास्ट बात करेंगे कि अब आपका पोस्टिंग मिल गया, आपने काम स्टार्ट कर दिया, फिर आपकी ट्रेनिंग कब होगी? देखिए, आपकी जो टीआरई की ट्रेनिंग होती है, टोंक में होती है, इसका कलेक्टर के पास में ऑफिस है। तो वहाँ पे लगभग 3-4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें टीआरएम के बारे में जो भी आपकी नियमावली है, जो भी आपके नियम चलते हैं तहसील में, कलेक्टरी में, रेवेन्यू से संबंधित है, अकाउंट्स के हैं, व्हाटएवर जो भी हो, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यानी आपको प्रैक्टिकल भी करवाए जाएँगे और आपको थ्योरेटिकल रूप से पढ़ाया जाएगा। यानी ट्रेनिंग में आपको कई लोगों से जानकारी होगी, बड़ा आनंद भी आएगा और आप कई बड़े ऑफ़िसर से मिलेंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है? तो इस संबंध में जो भी कार्य है अकाउंट्स का तहसील राजस्व लेखाकार के संबंधित सिखवाने जो भी आपका ट्रेनिंग होगा वो टोंक में होगा। ये टोंक में रेवेन्यू बोर्ड का ऑफ़िस है, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, 3-4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ये ट्रेनिंग हो सकता है 2 वर्ष से पहले-पहले करवानी ज़रूरी है, तो आपका अब इसमें ज़्यादा संख्या तो है नहीं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग मोस्टली तहसीलदारों की भी होती है, जो आरटीएस आते हैं, आरपीसी से उनकी ट्रेनिंग भी वहीं होती है। तो आपका ट्रेनिंग कोई जब बड़ा बैच तो है नहीं, 2-3 बैच में आपकी ट्रेनिंग करवा ली जाएगी या 2 साल से पहले-पहले ट्रेनिंग हो जाएगी। अब ट्रेनिंग होने के पश्चात में साथियों इसमें विशेष रूप से ध्यान करना है कि इसमें विभागीय परीक्षा आयोजित होती है। वो जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, वो आपको पास करना अति आवश्यक होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं, जो मिनिमम मार्क्स होता है 40% या 45% जो भी क्राइटेरिया है, वो आपको प्रत्येक पेपर पास करने होते हैं। अगर आप पास नहीं करते हैं, तो आपको जो भी आपका स्थायीकरण होगा 2 साल में, वो स्थायीकरण आपका नहीं किया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपका स्थायीकरण नहीं किया जाएगा और इस संबंध में आपको मैक्सिमम 3 टाइम्स यानी 3 बार के मौके मिलेंगे एंड 3 बार से ज़्यादा अगर आप फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप इस संबंध में बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इतनी बड़ी एग्ज़ाम पास करके आया है, तो स्वाभाविक है वो नॉर्मल पेपर होते हैं, उसमें पास हो जाते हैं और अगर कोई साथी पास में नहीं होता, तो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाता है, सेकंड में हो जाता है और थर्ड में हो जाता है। इसमें इस प्रकार से डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो एग्ज़ाम पास करने के पश्चात में आपका जो भी प्रोबेशन काल है, वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको स्थायी रूप से राज्य सरकार का कर्मचारी मान लिया जाएगा और स्थायी होने के पश्चात में जो राज्य सरकार के जो भी वेतन-भत्ते होते हैं, एज़ पर रूल्स वो आपको मिलने लग जाएँगे। आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सीसीए मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी, जो भी नियम होते हैं उस नियमानुसार आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है? तो इस संबंध में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं साथियों कि आपका रिकमेंडेशन कब तक जाएगा, जो 19 पदों का रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा, क्या रेवेन्यू बोर्ड वेरिफिकेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। नियुक्ति आपकी किस प्रकार से होगी, पोस्टिंग में वरीयता किस प्रकार से रखी जाएगी, आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से बनवाना है, किस प्रकार से सबमिट करना है और जो महिलाओं के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनवाना है, ₹10 का आपको बॉन्ड देना होगा। हो सकता है अभी नए रूल्स में आपका नियुक्ति आएगी तो उसमें किस प्रकार से संशोधन होता है, हो सकता है 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, तो आपको बॉन्ड देना होगा। जेआरएम में और टीआरएम में बेसिक फ़र्क यह है कि जो जेआरएम में बॉन्ड नहीं लिया जाता है, जबकि टीआरएम में बॉन्ड लिया जाता है।
अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको जो भी आपकी सैलरी पे और ट्रेनिंग पे जो पैसा सरकार ने खर्च किया गया है, वो आपको ब्याज सहित लौटाना होगा। अगर आप उनको जमा नहीं करवाते हैं, तो आपको रिन्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है? और आपके जो फर्स्ट ट्रेनिंग होगी, यानी जब आपकी नियुक्ति मिल जाएगी संबंधित जिले में, जहाँ भी आपके जो भी रेवेन्यू बोर्ड के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के संबंध में आप उस कार्य के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, तो आपको 7 दिवस जो भी आपके जिले में पदस्थापित वरिष्ठ लेखाकर्मी हैं, जैसे एआरओ फर्स्ट है, एआरओ सेकंड है, उनके अंडर आपको कार्य सिखाया जाएगा 7 दिवस तक। वो आपको अकाउंटिंग प्रक्रिया के बारे में और जो भी तहसील राजस्व लेखाकार के जो भी कार्य होते हैं, उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताएँगे, ब्रीफ में बताएँगे और फिर आपको कार्य अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात में आपकी जो 2 साल के मध्य में आपकी ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग टोंक में होगी। अब 3-4 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें पेपर आपको पास करने हैं, मिनिमम आपको नंबर लाने हैं और जो आपको एग्ज़ाम में अगर अगर आप क्वालीफाई नहीं होते हैं, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, यानी डिबार मतलब आप नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा आपको। उसमें 3 आपको मौके मिलते हैं, हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई कोई भी तहसील राजस्व लेखाकार यानी टीआरई उसमें फेल हो जाए, यानी कोई व्यक्ति रेयर केस में हो भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेकंड अटेम्प्ट में पास कर लेता है, ठीक है? और ठीक है, इस संबंध में आप कंप्लीट बात कर चुके हैं। अगर किसी साथी को कोई क्वेरीज़ हो, तो मुझे कमेंट करके बताएँ। ठीक है साथियों, थैंक यू।